नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर प्रियंका गांधी ने बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जांच पर बोले उद्धव ठाकरे कि महाराष्ट्र और बिहार में विवाद पैदा ना करें। और तीसरी बड़ी खबर में लग गया है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर दी गई है और शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप इन पर लगा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। लोग करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका का बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हुए शनिवार को कहा कि अपराध की वारदातों पर अंकुश लगाने में वह असफल साबित हो रही है। श्रीमती वाड्रा योगी सरकार पर राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार हमला कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। श्रीमती वाड्रा ने राज्य सरकार पर बुलंदशहर में हुई अपहरण की घटना को लेकर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वह अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस की जांच पर बोले उद्धव, महाराष्ट्र और बिहार में विवाद ना पैदा करें। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे। लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार, दो राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह केस में राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष इंटरपोल या नमस्ते ट्रंप के फॉलोअर्स को भी जाँच के लिए ला सकता है। देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि यह वही पुलिस है जिसके साथ उन्होंने 5 साल काम किया है। यह वही पुलिस है जिसने कोरोना के साथ लड़ाई के दौरान कई बलिदान दिए हैं। वही इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस लंबे वक्त से मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि 15 करोड़ रुपया खाते से निकल गया। फिर कैसी जांच हो रही है। दरअसल बिहार पुलिस ने जब मामले को संभाला, सुशांत के परिजनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि सुशांत के खाते से कुछ ही वक्त में करीब 15 करोड़ रुपए निकल गए थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, ऑडियो टेप जांच में पाई गई सही। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने ऑडियो टेप की एफएसएल जांच करवाई थी, जो सही पाई गई है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई है कि अब आगे की जाँच के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास के नमूने की जाँच जरूरी है। एसओजी के अनुसार वायरल ऑडियो एफएसएल जांच के लिए 28 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। एसओजी ने कोर्ट से कहा है कि नोटिस देने के बावजूद राजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा वॉइस सैंपलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट आदेश दे कि आगे की जांच के लिए वे अपना वॉइस सैंपल एसओजी को दें। उधर कोर्ट में संजय जैन ने आवास के नमूने देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राजनीतिक मामला है और मुझे जाँच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आवास के नमूने का गलत प्रयोग कर मुझे फंसाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने आवास के नमूने देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 अगस्त को मांगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर, शपथ पत्र में गलत जानकारियां देने का आरोप। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंधिया पर आरोप है कि उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले छिपाकर राज्यसभा चुनाव लड़ा है। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की है। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि याचिका में जोर दिया गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है। नियमानुसार नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी जानी चाहिए थी।
थी, लेकिन छिपा ली गई। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था। भले ही सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है और भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए प्रस्तुत नामांकन पत्र में सिंधिया ने उक्त मामले की जानकारी पेश नहीं कर उसे छुपाया। यह आयोग के नियमों का उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण सही है, लेकिन इसमें कई कागजी बातें हैं तथा अनेक प्रावधानों को लागू करने का रास्ता नहीं सुझाया गया है। सिब्बल ने कहा, नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कहूंगा कि इसका दृष्टिकोण सही रास्ते पर जाता है, लेकिन इसके अनेक प्रावधानों एवं प्रस्तावों को लागू कैसे किया जाएगा, इसका रास्ता नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा, इसमें कई कागजी बातें हैं जिन्हें लागू करना मुश्किल है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधारों की बात कही गई है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि नई नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रंग सरकार के दौरान शिक्षा पर GDP का 3.2% से अधिक खर्च होता था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान शिक्षा बजट में आवंटन में कमी आई है। ऐसे में शिक्षा में GDP का 6% खर्च होने के अनुपालन को लेकर उन्हें संदेह है। सिब्बल ने कहा कि नीति में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात कही गई है, जिसे बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक किया जा सकता है, लेकिन देश के अलग अलग स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कठिनाई आएगी क्योंकि उनके अभिभावकों का तबादला होता रहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के दौरान देश बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की ओर बढ़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बोर्ड परीक्षा को फिर लागू कर दिया। अब नई नीति में फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, पाठ्यक्रम का मानक तैयार करने जैसी कई बातें कही गई हैं, लेकिन इनका रास्ता स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ कला की पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा में एकल नियामक का गठन, उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने तथा विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने जैसी कई बातें कांग्रेस नीति संपर्क सरकार के दौरान आगे बढ़ाई गई थी। भाजपा इसका पहले विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसी राह पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार से 6 साल बर्बाद कर दिए गए। सिब्बल ने कहा, हम जिस रेलगाड़ी को चलाना चाहते थे, पहले भाजपा उसका विरोध करती थी और उससे अलग हो गए थे, लेकिन अब उसी रेलगाड़ी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इसमें संदेह है कि कोई भी विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में अपना परिसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, यह नई शिक्षा नीति में स्पष्ट नहीं है। अनुसंधान कोष को कैसे लागू किया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता ने आशंका व्यक्त की कि अनुसंधान कोष का पैसा कुछ खास संस्थाओं को चला जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में मनाई जा रही बकरीद, जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। जी हां दोस्तों, देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिस कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए, तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा करते दिखे। कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं न कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। उनका ये भी कहना था कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन किया। देरी से पहुंचने पर कुछ से नियमों का उल्लंघन हुआ। बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही मौके पर ईदगाह जाकर या मस्जिदों में
में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल फितर पर शीर खुरमा बनाने का रिवाज है, जबकि ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के संकट की वजह से स्थिति अलग है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार पाबंदियां लगा रही है। लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना, बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राज्य में शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने एक मामले का उल्लेख किया जिसमें एक पार्षद कथित तौर पर नशे में उन्हें और उनके पिता रामविलास पासवान को अपशब्द कह रहा है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि खबरों में दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में धुत था। चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के लिए अपशब्दों के प्रयोग और धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा, शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची और पी जा रही है तो यह शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका, पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विपल्प मिश्रा करीब एक साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, हम विपल्प मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने को कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, योगी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते पिछड़ गया यूपी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते यूपी सपा शासन में जितना आगे बढ़ा था उतना ही पीछे चला गया है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान कर कहा कि भाजपा नेतृत्व के पास ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई विजन है। वे अब तक एक भी अपनी योजना लागू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव, घर-घर में हमें जनता को भाजपा के झूठे दावों की सच्चाई बतानी होगी। प्रदेश में आपराधिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। अपनी सरकार में बढ़ती अराजकता से अब भाजपा विधायक सांसद भी परेशान हैं। जंगल राज से डरे हैं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। जब सत्ता दल के विधायक, सांसद तथा महापौर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जन सामान्य की क्या पूछ होगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के अवैध खनन, शराब तस्करी आदि धंधों में संलिप्तता की बातें भी आई। इस बात पर भी गंभीरता चिंता जताई गई कि प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश में माफिया, नेता और नौकरशाही के गठजोड़ से अपराध थम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बावजूद संक्रमित मरीजों की देखभाल में लापरवाही हो रही है। कोविड-19 कोरोना मरीज की भर्ती में दिक्कतें हैं। एम्बुलेंस में ही कई बीमार दम तोड़ चुके हैं। मृतकों के शव ले जाने के लिए शव वाहन में ही नहीं मिल रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला है। घटिया खाना भी दिया जाता है। किसानों, नौजवानों को इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेदहाली उठानी पड़ रही है। किसान असमय वर्षा का शिकार हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिला। किसान को फसल बीमा नहीं मिलता, बीमा कंपनी फायदा उठा रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। भाजपा राज में सवाल पूछना बर्दाश्त नहीं होता है। भाजपा जातिवादी पार्टी है। असहिष्णुता और राग द्वेष की भावना से विपक्ष के साथ व्यवहार होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को राहत राशन दिया तो उन पर ही मुकदमे लगा दिए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, पैरोल पर बाहर आएंगे लालू, विपक्ष की रणनीति की संभालेंगे कमान। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल होने वाले चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू यादव की कमी नहीं खलेगी। दरअसल चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद पैरोल पर बाहर आकर राज्य में विपक्ष की राजनीति की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने पैरोल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। पैरोल देने की प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी
के अनुसार पैरोल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर छाए अनिश्चितता के बादल के छूटने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को पैरोल देने की प्रक्रिया इस साल अप्रैल महीने में पूरी कर ली गई थी। झारखंड सरकार ने विधि विभाग से इस आशय के बारे में भी राय ली है। इस मामले में विधि विभाग ने अपनी स्थिति में कहा है कि लालू प्रसाद कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा की 1/3 अवधि पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल दिया जा सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव 23 सितंबर 2017 से चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। बीजेपी पहले से लालू प्रसाद को बना रही निशाना। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी के लालू प्रसाद यादव के पैरोल पर बाहर आने की अंदेशा है। यही कारण है कि पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार लालू प्रसाद को निशाना बना रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ज्यादातर ट्वीट में केंद्र लालू प्रसाद यादव रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्वाणी अखाड़े ने पीएमओ को भेजा लीगल नोटिस। अखाड़े को मनाने पहुंचे दूत, मिला भूमि पूजन का न्योता। जी हां दोस्तों, निर्वाणी अन्य अखाड़े के श्री महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि के पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद भीतर खाने हलचल मची। 2 विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मनाने पहुँच गए। बंद कमरे में मनुहार की ओर मना लिया तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत के लिए ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण पत्र सौंप दिया गया। पौराणिक पीठ हनुमानगढ़ी से जुड़े निर्वाणी अन्य अखाड़े के महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में महंत धर्मदास का कहना था कि गर्भगृह पर रामलला के मूर्तियों के प्रकटीकरण के बाद उपजे विवाद में सरकार की ओर से पूजा अर्चना पर रोक तक उनके गुरु अभिराम दास पूजा अर्चना कर रहे थे। कानूनी विवाद में यह मामला अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और प्रकरण का फैसला कर दिया है। ऐसे में फैसले के बाद राम जन्मभूमि में उनके पूजा पाठ के अधिकार को बहाल किया जाए। लीगल नोटिस को लेकर भीतर खाने हलचल मची तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी गुरुवार की शाम महंत धर्मदास के आवास पहुंच गए। बंद कमरे में महंत धर्मदास से मुलाकात की। बताया जाता है कि मनुहार के बाद उन्होंने महंत धर्मदास को मना लिया। अब महंत धर्मदास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विहिप संरक्षक की ओर से उनको भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अदालत ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वह राज्यों को दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के सुनिश्चित नहीं कर सकती। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, यह पहले ही कह चुका है कि कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कोर्ट में ऐसे मामले आ रहे हैं कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को केंद्र सरकार से राज्यों को निर्देश दिया था कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करें। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस M.R. शाह ने आदेश में कहा था कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने 4 सप्ताह में मामले में केंद्र सरकार से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी और चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने की उपचुनाव अभियान की शुरुआत। नया नारा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसलिए कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत गुरुवार को ग्वालियर से कर दी। कांग्रेस का नया नारा होगा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चूंकि जोड़ तोड़ की शुरुआत इस अंचल से हुई थी, इसलिए चुनाव अभियान भी यहां से शुरू किया जा रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनी सरकार को गिराना लोकतंत्र की घटिया हरकत थी। इसके तहत जनादेश को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे लोगों की करतूतों के कारण प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा और व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी को बिकाऊ नहीं टिकाऊ कार्यकर्ता चाहिए। नारे के साथ जनता के बीच जाकर न्याय मांगेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि वे लोकतंत्र को कलंकित करने वालों को सबक सिखाएंगे। शर्मा ग्वालियर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी हैं।
कांग्रेस ने जो नया नारा दिया है वह प्रदेश की सभी 27 विधानसभा सीटों के लिए है। यहाँ जहाँ उपचुनाव होना है, कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए नारे के जरिए सीधे सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले विधायकों को निशाने पर ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा छपवाए गए मास्क पर यह नारा लिखा गया है। ये मास्क पूरे प्रदेश में बांटे जाएंगे, खास तौर पर उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है। इसे बागियों को एक्सपोज करने के अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। इनमें 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल में है। इन सीटों के लिए उपचुनाव होना है, इसी कारण कांग्रेस का पूरा जोर इसी इलाके में है। कांग्रेस की कोशिश सिंधिया को उनके ही इलाके में एक्सपोज करने की है। बाद में कांग्रेस के 3 अन्य विधायक विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि 2 सीट भाजपा और कांग्रेस के एक विधायक के निधन से दिखते हैं। इस तरह प्रदेश की कुल 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 27 सीटें रिक्त हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।